हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपको अपने चैनल पे आईटी हंट पे स्वागत करता हूं। और आज आईटी हंट के इस चैनल पे फिर से एक बार सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल क्लास का आज का लेक्चर आपके सामने लेके आया हूं। मैं आपसे बताना चाहूंगा, इफ यू वांट टू सी फर्स्ट टाइम इन ऑन दिस चैनल, देन फर्स्टली यू seen the previous lectures in the description list. डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से ठीक इससे पहले के जो वीडियोस हैं आप वहां से इसके पहले का लेक्चर क्लियर करके अगर ये लेक्चर आप देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इट्स ओके, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, ये लेक्चर देख के जाना चाहते हैं बाद में, फिर भी मैं चाहूंगा एक बार उसे जरूर लिंक देख लीजिएगा। और आज का यह सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल क्लास में आपने इस चैनल पे आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके सामने है, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं लेक्चर पर और आपको आइडिया नहीं है तो मैं एक आपको आइडिया बताऊं, एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूंगा सी लैंग्वेज क्या है। आपके लिए एमसीक्यू टाइप का भी वो कंप्लीट हो जाएगा। जो सी लैंग्वेज है उसका नाम सी लैंग्वेज क्यों है? टेक टू टाइम एंड कमेंट। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हूं व्हाट्स रीजन बिहाइंड इज कॉल्ड टू सी लैंग्वेज। तो बिल्कुल सही आंसर। ज्यादातर स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उन्होंने अपने आंसर को राइट कर पाए होंगे। वैसे सी लैंग्वेज का नाम सी लैंग्वेज इसलिए पड़ता है क्योंकि इससे पहले ए और बी सीरीज कंप्लीट हो चुकी थी, तो जाहिर सी बात थी जो अगला वाला आने वाला था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो आया आपका सी। एल्गोल, बीसीपीएल, एल्गोल को लोग ए लैंग्वेज के नाम से और बीसीपीएल को बी लैंग्वेज के नाम से, और आने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको मिस्टर डेनिस रिची एंड थॉमस क्रूज एटीएन बेल लैबोरेटरीज यूएसए के लैब में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सपेरिमेंट करते समय कुछ ऐसे उनको दिखा और उन्होंने एक अलग सा अपना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम आया सी। हालांकि सी का ये सीरीज आगे बढ़ा और ये C++ के नाम से आगे की जनरेशन में बढ़ा, लेकिन हमें C++ नेक्स्ट जनरेशन सी की नहीं बात करना है। तो मैंने आपको शायद क्लियर कर पाया होगा कि आप क्यों इसे सी लैंग्वेज कहें। सी लैंग्वेज को किसने बनाया? मिस्टर डेनिस रिची ने बनाया। कहां बना? एटीएन बेल लैबोरेटरीज यूएसए में बना। कब बना? 1972 में बना। और व्हाट्स रीजन बिहाइंड कॉल्ड सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज इसलिए पड़ा क्योंकि एल्गोल, बीसीपीएल, ए लैंग्वेज, बी लैंग्वेज आ गया था, इसलिए इसका नाम सी लैंग्वेज पड़ा। सी लैंग्वेज के फीचर्स में बात कर लें थोड़ा सा, तो सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, सी लेवल लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, सी लेवल लैंग्वेज एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी लेवल लैंग्वेज एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एट्स वन वेरियस फीचर्स मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लियर किया है। फिर मैं ये बताने का क्यों आपके लिए फिर से चैनल पे बताया, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आज का टॉपिक उसी फीचर से एक फीचर से स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सुना होगा। मैं उस समय आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि विज्ञान के नियमानुसार जब कोई चीज हो उसको उसी समय एक्सप्लेन करना चाहिए, तो क्लियरेंस ज्यादा होता है स्टूडेंट को। तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जरा बताइए आप किसी चीज को कैसे पहचानते होंगे? टेक टू टाइम एंड प्लीज कमेंट मी। मुझे कमेंट करें किसी भी चीज की पहचान आप किस वे से करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जायज सी बात है, उसका स्ट्रक्चर देख के। जैसे दिस इज अ मार्कर बिकॉज द स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर आपने मार्कर जैसा आपके दिमाग में है इसलिए मान लिया। आई एम अ ह्यूमन बॉडी बिकॉज दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन। फर्स्टली इज द हेड, नेक, चेस्ट, स्टमच एंड लेग। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। प्रत्येक इमेज का अपने एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर की वजह से वो पहचाना जाता है। तो हाउ टू क्लियरफाई दिस प्रोग्रामिंग कोड इज अ सी लैंग्वेज कोड, C++ कोड, Python कोड,
HTML कोड, CSS कोड, .NET कोड, विजुअल बेसिक कोड, हाउ टू जस्टिफाई, कैसे पहचानेंगे? और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या प्रोग्रामर अच्छे हैं तो आपको कोड देखकर ही वह किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है वो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहली जरूरत आपके लिए यह है कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर समझें, और आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सी। और ये देखिए मैंने पहले से प्री राइट कर रखा है, केवल आपका टाइम कंज्यूम ना हो, मैं आपके साथ एक सॉलिड टॉपिक पे बात कर पाऊं, लिखने में वक्त ना जाया किया जाए, समझने में ज्यादा वक्त जाया किया जाए। ठीक है, आए स्ट्रक्चर ऑफ सी। सी का क्या स्ट्रक्चर है? तो देयर आर सिक्स पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। सी लैंग्वेज, कंप्लीट सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है, जो आप कह सकते हो दिस इज द क्रूसियस प्रोग्राम, दिस इज अ कंप्लीट प्रोग्राम, दिस इज अ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज, तो दे आर कंटेन द 6 डिफरेंट पार्ट्स इन अ सिंगल प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में ये 6 कंपोनेंट्स जब कंप्लीट रहेंगे तो एक स्टैंडर्ड सी का प्रोग्राम कहलाता है। और आइए हम इन 6 स्ट्रक्चर ऑफ सी के एक टॉपिक पे बड़े डीप तरीके से चीजों को अध्ययन करते हैं। क्योंकि चैनल का जो स्लोगन है वो आपने देख ही लिया होगा, डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर। आइए, सबसे पहला है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन? आई नो दैट आपको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मतलब बताना होगा। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मीन्स होता है एक ऐसा सेक्शन, प्रोग्राम का वह क्षेत्र, प्रोग्राम का वह एरिया जहां पे प्रोग्राम क्या करेगा या हमारा प्रोग्राम किस लिए निर्मित किया गया है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया दिया जाता है। द एरिया विच आर डिफाइंड व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व परफॉर्म बाय दिस प्रोग्राम बाय दिस कोड इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसीलिए कुछ लोग इसे कमेंट सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। कमेंट सेक्शन, कमेंट का मीनिंग होता है टिप्पणी करना। टिप्पणी करना मतलब किसी को बता देना जी आपका यह काम करना किस कारण से हो रहा है, एक्सप्लेनेशन दे देना शॉर्टली, उसे हम लोग कहते हैं टिप्पणी करना। और अंग्रेजी में हम लोग बोल देते हैं कमेंट। कमेंट करके करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? व्हाट इज द यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन या व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट इन सी प्रोग्राम? क्या बेनिफिट होता है? फर्स्ट बेनिफिट इज दैट इजिली अंडरस्टैंड टू योर कोड व्हाट टू डू। आपका यह कोड जो आपने डिफाइन कर रखा है प्रोग्राम, यह प्रोग्राम किस लिए निर्मित है, यह किस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेगा, यह चीज आसानी से पता चल जाता है। और ये पता किसको चल जाता है? जो बनाएगा उसको तो ऑलरेडी पता होता ही है। ये नेक्स्ट पर्सन जो हमारे कोड को देखे, सोर्स कोड से मिले, तो ये सोर्स कोड से जो मिल पाए, देख पाए, उसको इजीली से ट्रेस आउट हो पाए यह प्रोग्राम किसके लिए बनाया गया है। आई होप आपको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन समझ में आया होगा। अब हमें कंपाइलर को बताना है, क्योंकि हमें तो प्रोग्राम करना है, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि यह लाइन डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है। सर व्हाट इज द नीड ऑफ अंडरस्टैंड टू कंपाइलर? जरूरत क्या है उसको बताने की? क्योंकि इस टाइप का स्टेटमेंट या इस एरिया में लिखा गया स्टेटमेंट या वी कैन से दैट डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में राइट किया गया कंटेंट या आपका टाइप किया गया कमेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट मींस व्हाट्स? विच स्टेटमेंट्स डू नॉट कंपाइल योर कंपाइलर। आपका कंपाइलर आपके लिखे गए कमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करता है। नो एनी आउटपुट अबाउट द योर रिटन कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन एरियाज
कोड्स, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन एरिया में जो आपने कोड लिखा होगा, जो कमेंट होंगे, उनका आउटपुट पे किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। होता क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांसलेट करने वाले ने ट्रांसलेट ही नहीं किया। आपका रोना, अगर मुझे आंसू ही नहीं दिखा, आप साइकोलॉजिकल बीपिंग कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा आप रो रहे हैं? क्योंकि हमें जो दिखता है हम वही तो सेंस करेंगे, आंखों का काम सेंस करना है। उसी तरह से कंपाइलर की आंखें इसे कैसे डिक्टोफाई करें कि ये कमेंट है, तो उसके लिए एक सिंबल होता है, और वो सिंबल ये देखें आप, ये सिंबल फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्टेरिक साइन, फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक साइन। अगर आप इसके बीच में एक लाइन का स्टेटमेंट, अगर कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं तो एक लाइन पे लिख सकते हैं। इसे मल्टी लाइन कमेंट स्टेटमेंट भी कहते हैं। एक से ज्यादा लाइन के कमेंट भी दे सकते हैं और एक से एक लाइन का भी दे सकते हैं। ये सिंबल होता है, ये एक साइन होता है जो कंपाइलर को बता देता है कि यह कमेंट सेक्शन है, और यह सिग्नल हमारे कंपाइलर को यह इंफॉर्मेशन देता होगा कि डू नॉट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज ओनली कमेंट सेक्शन स्टेटमेंट्स, कमेंट सेक्शन डू नॉट इफेक्ट ऑन योर आउटपुट पार्टिसिपेशन। किसी भी आउटपुट के साथ में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता है। कौन? ये कमेंट सेक्शन। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन मेरी तरफ से पूरी तरह से क्लियर है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो आपको बताया जाए। और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन अगर आप नहीं भी करते हैं प्रोग्राम में, लेकिन मैंने कहा कि अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छा प्रोग्रामर ऑलवेज मेंटेन टू ऑल 6 एलिमेंट्स ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम। एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रोग्राम या एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रोग्रामर जो 6 कंपोनेंट्स को लेके चलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं चलता है तो दिस इज अ ऑप्शनल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। अगर आप कमेंट नहीं लिखते हो, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन नहीं लिखते हो, तो हमारा कंपाइलर इस नेसेसरी इवेंट नहीं समझेगा कोड का, और नेसेसरी इवेंट अगर नहीं समझेगा तो किसी प्रकार का एरर अराइज नहीं करेगा, आपका कोई एरर नहीं होता है। इसलिए कुछ लोग इसे ऑप्शनल के नाम से भी जानते हैं। दिस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट इज अ ऑप्शनल स्टेटमेंट ऑफ सी स्ट्रक्चर। दूसरा देखते हैं, ध्यान दीजिए, लिंक सेक्शन। सेकंड, अगर डॉक्यूमेंटेशन आपने दिया तो और नहीं दिया तो, दिया तो लिंक के ऊपर देना अनिवार्य है, और नहीं दिया तो आप डायरेक्ट लिंक सेक्शन करेंगे। लिंक सेक्शन इज अ सेकंड सेक्शन ऑफ योर सी स्ट्रक्चर। आपका दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग लिंक सेक्शन कहते हैं। और ये जो लिंक सेक्शन होता है, ये कैसे समझेगा हमारा कंपाइलर? क्योंकि कंपाइलर को समझाने के लिए हमारे मिस्टर डेनिस ऋषि ने बहुत सारे सिंबल्स प्रोवाइड किए हैं, जिसको कंपाइलर को भी आसानी से समझ में आ जाए कौन सा स्टेटमेंट किस तरह का जॉब परफॉर्म करेगा। तो लिंक सेक्शन जो होता है उसकी अपनी जो पहचान होगी, हैज सिंबल लगा रहेगा, INCLUDE, इंक्लूड नाम का एक टर्म होगा जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाएगा, हैज सिंबल रहेगा, उसके बगल में इंक्लूड, ये प्री डिफाइंड रिजर्व टर्म है, ये लिखा रहेगा, और उसके बाद एंगल ब्रैकेट और एंगल ब्रैकेट क्लोज रहेगा, और इसके अंदर पहले से बनी हुई जो भी आपकी प्रोटोटाइपिंग की फाइल होती है, हेडर फाइल जिसे कहते हैं, हेडर फाइल को प्रोटोटाइपिंग फाइल भी कहते हैं, तो उसको इसके अंदर आपको लिखना पड़ता है। जैसे .h, हेडर फाइल का एक्सटेंशन नेम .h होता है। और अगर आपने सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम तैयार करोगे, द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द सी लैंग्वेज, द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम, अगर आप किसी को भी लिखोगे तो मोस्टली हैज इंक्लूड लिखना पड़ेगा। stdio.h, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio, conio.h, हैज इंक्लूड math.h, ऐसे हैज इंक्लूड string.h। बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं।
अगर कोई भी हेडर फाइल्स आपको लगाना है तो हैज इंक्लूड के साथ ही लगाना पड़ेगा। आपका प्रश्न आपके दिमाग में चलना जायज है, व्हाट इज द यूज ऑफ header file or link section in your program? Because you are use the design program helping to the predefined functions। पहले से हमारे C के पास कुछ मौजूद हैं पूर्व निर्धारित बने हुए फंक्शन जिनका उपयोग अपने कोडिंग में हम करेंगे। अगर आप उनका उपयोग अपने कोडिंग में करेंगे तो आपको उनके लिए एक परमिशन ग्रांटेड करना पड़ेगा, कंपाइलर को बताना पड़ेगा आई एम परमिटेड पर्सन यूज इट। जैसे कोई भी आपको चीज यूज करने से पहले लाइसेंस करना पड़ता है, लाइसेंस इस बात का प्रूफ होता है यू आर यूज इट, आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप एक ड्राइवर होंगे तो आप सबसे पहले एक लाइसेंस बनवाए होंगे और वो लाइसेंस आपके लिए क्या होगा, वो लाइसेंस एक चीज का वेरीफाई करता है कि यू आर ऑथराइज्ड पर्सन, यू यूज इट, यू यूज इट, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये लिंक सेक्शन भी एक परमिशन ग्रांटेड करता है हेडर फाइल के। अगर हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो लिंक सेक्शन लेना पड़ेगा। हम दूसरी बात करते हैं, शायद आपको लिंक सेक्शन बिल्कुल समझ में आया होगा, कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करके आप बताएंगे तो हम न्यू वीडियोस भी आपको जिस कमेंट पे आप कहेंगे उस पर अलग से बात मैं बता दूंगा। लेकिन मेरी तरफ से ये लिंक सेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन समझ में आया होगा। जैसे आखिरकार में मैंने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को यह बताया था कि ऑप्शनल है कि कंपल्सरी है, वैसे आपके दिमाग में होगा सर इसको भी कुछ बोल दीजिए। द सेकेंड पार्ट या सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ द सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर इज नेसेसरी आर नॉट। तो आपको बता दूं दिस इज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द, मैंडेटरी का मतलब भी होता है कंपल्सरी, मैंडेटरी का मतलब भी होता है आवश्यक और कंपल्सरी का मतलब भी होता है अनिवार्य आवश्यक। तो लिंक सेक्शन एक अनिवार्य सेक्शन है, कंपल्सरी सेक्शन है। आप विदाउट लिंक सेक्शन के अगर प्रोग्राम डिजाइन करेंगे तो कंपाइलर डू नॉट डिनाई इट, इसे डिनाई नहीं करेगा, तुरंत एरर जनरेट करेगा। उसने कहा विदाउट परमिशन, विदाउट लेसन यू कैन नॉट ड्राइव, आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। आपके लिए भी एक संदेश है, विदाउट लाइसेंस आप ड्राइव ना करें। आपके लिए और औरों के लिए हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन के तीनों के गैर कानूनी है, आपको नहीं करना चाहिए। तो लाइसेंस लेकर आप आगे बढ़िए तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। दिस इज अ लाइसेंस which are allowed to permission used to predefined function used in your program which are not user defined function but you are use it। यूजर डिफाइंड नहीं है, आपने डिफाइन नहीं किया फिर भी उपयोग कर रहे हो, उसका उपयोग करने से पहले आपको परमिशन ग्रांटेड नेसेसरी है। चलिए तीसरे की बात करते हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट या थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, डेफिनेशन सेक्शन। कुछ लोग इसे हैज डिफाइन सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। हैज डिफाइन सेक्शन, यह एक सेक्शन होता है और लिंक के बाद होगा। लिंक सेक्शन के ऊपर हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंक सेक्शन होना अनिवार्य है। लिंक सेक्शन के बाद अगर देना है तो आप क्या दे दीजिए, डेफिनेशन सेक्शन। ये डेफिनेशन सेक्शन क्या होता है, जैसे कि आपका नाम रमेश है, आपके घर में जाके मैं कहूं क्या मार्कर भाई साहब हैं क्या, तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, सोचे। सीधा सा आंसर आएगा मार्कर इज नो अवेलेबल नाउ। मार्कर तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्कर नेम का कोई पर्सन यहां नहीं रहता है। बिकॉज नो अबाउट द नेम ऑफ मार्कर यू, आपका नाम आपने कब मार्कर रख लिया हमें कैसे पता चलेगा। आपका नाम शोभित है, आपका नाम रीना है, आपका नाम पलक है, तो हमें रीना पलक और शोभित ही तो पता चलेगा। अब किसी ने अपना नाम बदल लिया, कहा मेरा नाम क्या है, मेरा नाम बॉटल है, मेरा नाम इंक है, मेरा नाम ये है, और आप कहोगे सर बॉटल आज क्लास में नहीं आई, इंक आज नहीं आई, तो हम कैसे समझेंगे बॉटल और इंक क्या है। क्या समझा जा सकता है? यस। आप बोलने से पहले मुझे पहले इन्फॉर्म कर दो, सर मैं बॉटल बोलूंगा आप पलक समझिएगा, मैं इंक बोलूंगा आप पिंकी समझिएगा सर, तब मैं कहूंगा यस नो यस नो यस नो। क्योंकि आप अगर कोई नई चीज को डिफाइन कर रहे हो तो हमको बता दीजिए ना कि आप डिफाइन करने वाले हैं। अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो हम तो आपको अननोन ही समझेंगे, अननोन समझेंगे, कंपाइलर को एरर दे देगा।
क्या कहना चाहते हैं सर, किस तरह की बात आप बताना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई डाटा टाइप इंट है और आप उसको सैफ नाम के साथ में कन्वर्ट करना चाहते हो कि मैं सैफ ए कामा बी कामा सी ऐसे कर दूं, तो दैट्स वेरी इजीली। बट आपको कंपाइलर को पूर्व इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, प्री इंफॉर्म करना पड़ेगा कि सुनो कंपाइलर महोदय, मैं इस इंट को अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत मैं कैफ नाम से पुकारूंगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जो आप कैफ नाम उसको देंगे तो समझ जाएगा, अच्छा कैफ डबल इक्वल टू इंट, इंट डबल इक्वल टू कैफ। जैसे एक बच्चे का 2 नाम होता है और मम्मी के मुंह से जो भी निकाला है बच्चा फिर भी दौड़ाता है, क्योंकि पहले से उसको पता है कि मेरा नाम पलक भी है, मेरा नाम निधि भी है। निधि पलक, पलक निधि, निधि पलक, दोनों एक ही है। तो इस तरह के काम करने के लिए हम लोग डेफिनेशन सेक्शन का यूज करते हैं, ज्यादातर उपयोगी नहीं है। तो आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बनी उसमें हैश डिफाइन फंक्शन नहीं है। व्हाट्स रीजन बिहाइंड? कंफ्यूज करना सर, क्या कंफ्यूज करना? इंट में अगर आपने कैफ लिख दिया, आपने सैफ लिख दिया, ए बी सी लिख दिया, तो हमारा कंपाइलर डबल सेंस करता है और इसमें आपके प्रोग्राम की एफिशिएंसी, आपके प्रोग्राम की स्पीड, क्वालिटी, ये सब थोड़ा डल होती है। और प्रोग्राम का पहला और आखिरी उद्देश्य होना चाहिए कि वह बड़े स्मूथली तरीके से एग्जीक्यूट हो, लेस एग्जीक्यूशन टाइम हो, और आप तो इसको बढ़ा रहे हैं। तो यही कारण है सी लैंग्वेज में तो आपको डेफिनेशन सेक्शन, हैश डिफाइन सेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाली जो जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, सी प्लस प्लस या फिर इसके बाद सी प्लस प्लस में तो थोड़ा सा रहा, लेकिन उसके बाद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा एंड पाइथन, जावास्क्रिप्ट, टोटली इनको हैश डिफिनेशन फंक्शन को, सेक्शन को हटा दिया गया है। चलिए, आई होप आपको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन समझ में आया होगा। और डेफिनेशन सेक्शन चलते चलते बता दूं, जैसे सब में बताता हूं, सर है तो थर्ड स्टेटमेंट बट कैन बी ऑप्शनल और कैन बी नेसेसरी। सर ये ऑप्शनल है, कंपलसरी है? तो ये भी आपका कंपलसरी है। मतलब डेफिनेशन सेक्शन इज आल्सो ऑप्शनल पार्ट ऑफ योर सी प्रोग्राम कोडिंग। अगर आपने सी प्रोग्राम बनाने के दरमियान अगर डेफिनेशन सेक्शन को मिस कर दिया है, डेफिनेशन सेक्शन को नहीं यूज किया है, हैश डिफाइन सेक्शन को नहीं यूज किया है, इसको प्री प्रोसेसर भी कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, कभी कभी से प्री प्रोसेसर कहते हैं। ये क्या है? प्री प्रोसेसर। और जरा प्री प्रोसेसर के पीछे जाइए, प्री माने पहले, प्रोसेसर माने सीपीयू को। पहले सीपीयू को बता दीजिए जिसके पास हो जाना है। जैसे अगर आपने हमको बता दिया कि प्रिया का नाम ये कुछ भी, प्रिया का नाम रीना है, तो आप रीना बोलेंगे तब भी मैं प्रिया समझ जाऊंगा, लेकिन मुझे पहले बताना होगा, क्योंकि समझने वाले को पता होना चाहिए, प्रोसेसर को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसे प्री प्रोसेसर भी कहते हैं। दिस सिंबल इज प्री प्रोसेसर। और डीप बातें हैं, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग में बात करूंगा तो ये इतना बहुत डीप है, इतना भी डीप में नहीं ले जाऊंगा जिसमें आप ज्यादा न जा पाए। इतना डीप काफी आपके लिए। आगे चलते हैं टॉपिक में। तो डेफिनेशन सेक्शन इज आल्सो ऑप्शनल सेक्शन, documentation section or comment section is also optional section, but in 3 top statements or sections, link section is a compulsory now. अभी तक ये कंपलसरी है, बाकी दोनों ऑप्शनल है। आई होप आपको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड समझ में आया होगा। अगर आप कमेंट में यस कर दे तो हम आगे बढ़े, अगर कमेंट में कुछ डाउट है तो लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट कर दूंगा। देखिए, दो ही बात है, या तो मैं 100% इधर अपनी एनर्जी वेस्ट कर लूं, आपकी सेव कर लूं, या आप उधर वेस्ट कर लो और मैं सेव कर लूं। तो मैं इस समय इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो बनाऊंगा, मैं अपने आपके पक्ष को तो मैं नहीं देख पा रहा हूं आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से 100% दूंगा, जिससे आपको बिल्कुल लेस एफर्ट करना पड़े। मेरी फर्स्ट वीडियो देखकर ही, कोई भी वीडियो देखकर आपको दूसरे चैनल का दरवाजा ना खटखटाना पड़े, मैं उम्मीद इस का करता हूं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग फिर से। डेफिनेशन सेक्शन के बाद चौथा है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ये अलग बात है, वेरिएबल क्या होता है,
डिक्लेरेशन क्या होता है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, बहुत डीप में बात करूंगा, लेकिन अभी इस समय केवल आप समझिए वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब होता है वेरिएबल का निर्धारण, और वेरिएबल निर्धारण का क्या मतलब होता है यहाँ पे, ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, कहीं भी। तो सामान्यतः कहा जाता है मेन फंक्शन के ऊपर, सी लैंग्वेज में, ध्यान से सुनिएगा, सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन के ऊपर आपने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो कंपाइलर एज ए ट्रीट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल से उसे ग्लोबल वेरिएबल करता है। क्या बेनिफिट है, कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये लेक्चर आगे के वीडियो में आपके लिए बेहतर रहेगी, अभी नहीं, प्रेजेंट टाइम में। समय के हिसाब से अभी आपको केवल ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन चौथा अगर आप करना चाहते हो डेफिनेशन के बाद यदि ग्लोबल वेरिएबल करना चाहते हैं तो, क्योंकि दिस इज आल्सो ऑप्शनल पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, आप ना लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन ये आपका चौथा होता है, ये और ऑप्शनल होता है। वेरिएबल क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, बहुत डीप में जाएंगे, लेकिन इस लेक्चर में ये चौथा होता है। फिर समझ लीजिए, फर्स्ट सेक्शन इज आल्सो ऑप्शनल, थर्ड सेक्शन इज आल्सो ऑप्शनल, फोर्थ सेक्शन इज आल्सो ऑप्शनल, बट सेकंड सेक्शन इज अ कंपल्सरी ऑप्शन। आपके प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो ना हो, डेफिनेशन सेक्शन हो ना हो, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन हो ना हो, कंपाइलर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। अगर आपका होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो इसके लिए उसके कोई नखरे नहीं होंगे, इसके लिए कोई आपके एरर जनरेट नहीं करेंगे। चले नंबर फिफ्थ सेक्शन क्या है, फिफ्थ सेक्शन वाइड मेन फंक्शन सेक्शन। याद रखें बच्चे, यहां पर मैं फंक्शन बोल रहा हूं लेकिन लिखा नहीं है, ये सिंबल जो होता है इसको प्रोनाउंसिएट हम लोग फंक्शन से ही करेंगे सी लैंग्वेज में। जब भी आपको ये किसी वर्ड के बाद में, वर्ड के जस्ट बाद ये लगा हुआ देखिए, आप इसको मेन फंक्शन कहिए, ऐसे समझिए ना। रानी के बाद यदि आपने ये लिख दिया तो दिस इज रानी फंक्शन, और राजा के बाद आपने अगर लिख दिया ये तो दिस इज राजा फंक्शन। तो ये मेन के बाद सिंबल लगा दो, क्या है, ये है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन सेक्शन नाम से ही बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेन फंक्शन सेक्शन। और ये फंक्शन है, आपके प्रोग्राम में एक फंक्शन होना अनिवार्य है। आपका जो प्रोग्राम होगा वह वन फंक्शन या वन मोर देन फंक्शन का कलेक्शन होता है। प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल फंक्शन और मोर देन फंक्शन। 1,00,000 फंक्शन भी होगा आपके सी के प्रोग्राम में, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके सिंगल प्रोग्राम में 1,00,000 फंक्शन भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन का होना अनिवार्य है। और कोई ना हो फिर भी मेन का होना अनिवार्य, शायद मेन का मतलब यही होता है। 100 रहे फिर भी उसको रहना इंपॉर्टेंट है, और कोई ना रहे फिर भी उसका रहना इंपॉर्टेंट है। जी, जैसे आपने जाना जो फिफ्थ सेक्शन है जिसे वाइड मेन फंक्शन सेक्शन कहते हैं, वो इसको फंक्शन क्यों कहते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राजा और रानी आप समझ ही गए होंगे। और हमने आपको बताया इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट इज अ डिक्लेरेशन पार्ट, सेकंड पार्ट इज अ एग्जीक्यूटेबल पार्ट। मेन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका नाम मेन क्यों पड़ा मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है, अब उस पर ज्यादा वक्त न जाया करते हुए बताऊंगा डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट, व्हाई वी आर यूज इनसाइड द मेन फंक्शन। डिक्लेरेशन पार्ट में, यहाँ पे डिक्लेरेशन पार्ट में होगा क्या, यहाँ पर वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है। मैं बच रहा था कि ना बोलूं, मैं इसलिए ना बोलूं क्योंकि आप फंडामेंटल स्टूडेंट है, फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सी लैंग्वेज, अभी तो सी लैंग्वेज में आपने कदम भी नहीं रखा, अभी तो आप स्ट्रक्चर से रूबरू हो रहे हैं, आप उसके स्ट्रक्चर से आप समझ रहे हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फिर भी वेरिएबल मेन के ऊपर जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा उसे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। और अगर मेन के इनसाइड एरिया किया जाएगा, इनसाइड मतलब दिस इज अ कर्ली ब्रेसेस ओपन, दिस इज अ कर्ली ब्रेसेस क्लोज, थोड़ा समझिएगा आप, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये कर्ली ब्रेसेस है, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर दूं आपको डाउट ना हो बनाने में। कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये ग्रुपिंग स्टेटमेंट ऑपरेटर है, इसमें 2 चीज होते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन को कहते हैं, और दिस इज अ ऑप्शनल पार्ट ऑफ योर मेन फंक्शन सेक्शन।
आप अगर नहीं भी इसको करते हैं तो कोई बात नहीं है, बट एग्जीक्यूटिबल पार्ट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेन फंक्शन, आपको करना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको मेन फंक्शन समझ में आया, और मेन फंक्शन रहेगा ही रहेगा। आप चाहे कोई छोटा प्रोग्राम बनाएंगे, चाहे बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे, लाखों फंक्शन उसमें होंगे, फिर भी मेन रहेगा। चलिए, सिक्स्थ एंड लास्ट सेक्शन ऑफ द सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर। सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर में यदि प्रोग्राम बना और स्टैंडर्डाइजेशन प्रोग्राम बना तो सिक्स पार्ट भी आपके सेक्शन में, आपके प्रोग्राम में सेक्शन एज होता है, उसे हम लोग सब प्रोग्राम फंक्शन सेक्शन कहते हैं, कुछ लोग उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन। फिर सुनिएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसा फंक्शन जो यूजर डिफाइन करता है। सर इसको भी तो किया था, नहीं किया था, मेन फंक्शन था, मेन का नाम MAIN, मेन का नाम आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप राजा रानी कोई फंक्शन आप बना सकते हो। बहुत डीप पे पढ़ेंगे, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटिबल पार्ट आल्सो कंसिडर टू मेन पार्ट। Declaration part is also a optional part of your user defined function and executable part is a compulsory part of your user defined function। आपको आई होप सभी स्टूडेंट समझ में आया होगा। ये 6 सेक्शन होते हैं, जिसमें पहला, तीसरा, चौथा और छठा ये ऑप्शनल होता है, ये जो दूसरा है और ये जो पांचवा है मेन और लिंक सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को हमने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से, बड़े ही शिद्दत के साथ में आपको पूरी बातों को एक्सप्लेन किया, और वो क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। आपको समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट करके हमारे उत्साह के लिए आप यस कहें, जिससे मैं अपने लेक्चर को कंप्लीट करूं, क्योंकि बड़ा लेक्चर हो चुका है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके। और एक बात मैं कहूंगा, इफ यू वांट टू सी फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब यू। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, दिस इज चैनल टोटली डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर प्लेटफॉर्म, आपको प्रोवाइड करेगा। अगर भविष्य में आप चाहते हैं कि एक अच्छा प्रोग्रामर बने, तो मैं आपके लिए किसी भी स्ट्रीम की स्टूडेंट्स हो, किसी भी स्ट्रीम की स्टूडेंट्स हो, आपके लिए बेहतर वीडियोस बनेगा जो आपको समझ में आएगा। तो ये आप स्ट्रक्चर ऑफ सी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में मेरी हैंड रिटन नोट्स आफ्टर सम वीडियोस के बाद मिल जाएगी। आपको परेशान नहीं ना, मैं लेक्चर में बता दूंगा कि आज डाउन भेज दिया हूं, आप देख लीजिए। मैं इसलिए अभी डिस्क्रिप्शन में आपको PDF नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि मैं आपको खुद ही इतना डीपली पढ़ाता हूं कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। उसमें आपको लगेगा ऊब लगेगा, मैं पढ़ूं क्या, सब तो सबने बता रखा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा अगला लेक्चर आप तक पहुंचे और आप तुरंत उसको व्यूज करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मीट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।